हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए। क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी विद एग्जाम्पल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रोडक्शनरी लाइन, द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट हमें लिखना है। याद रखिएगा इम्पैक्ट दो तरह के थे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पहले हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखना है, या अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लिखने हैं तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव से शुरुआत करिएगा। तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का, दैट इट हैज़ क्रिएटेड कंपटीशन अमंग लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स विच इज़ एडवांटेजियस टू कंज्यूमर्स। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब फॉरेन की कंपनीज इंडिया आई अपने साथ बेहतर टेक्नोलॉजी लेके, तो वो सस्ते दाम पर अच्छे प्रोडक्ट देने लगी, जिसकी वजह से जो पहले से यहाँ पर नेटिव प्रोड्यूसर्स थे उनमें और फॉरेन प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और जिसकी वजह से सस्ते प्रोडक्ट बनने लगे और अल्टीमेटली फ़ायदा किसको मिला? कंज्यूमर्स को। दूसरा पॉइंट था पॉजिटिव इम्पैक्ट में, इट हैज़ इनेबल्ड मैनी कंपनीज टू बिकम मल्टीनेशनल। जब फॉरेन कंपनीज किसी देश में जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है अपने साथ ढेर सारा पैसा, कैपिटल और बेटर टेक्नोलॉजी लेकर जाती हैं। डेवलपिंग नेशन में जब जाते हैं तो बेटर टेक्नोलॉजी लेकर जाते हैं, जिससे अगर हम इंडिया की बात करें तो भारतीय व्यापारियों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि हाँ अच्छा, ऐसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं या ऐसी भी मशीन्स हैं। उन्होंने क्या किया, उन मशीन्स को अडॉप्ट किया, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी अपने व्यापार को बढ़ाया। और इस तरह से जो भारतीय कंपनी सिर्फ भारत में ही व्यापार कर रही थी वह मल्टीनेशनल भी बन गई। थर्ड पॉइंट कह रहा है, इट हैज़ क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जब विदेश से कंपनियां आईं तो उनकी वजह से जब यहाँ पर नई फैक्ट्रियां लगीं तो यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिला। प्रोवाइड सर्विसेज, वही चीज़ें, ठीक है, टर्सरी हो गया, प्राइमरी हो गया, इन सारे सेक्टर्स में सर्विसेज या जॉब्स क्रिएट हुई। इसके अलावा बेटर टेक्नोलॉजीज़ भी मिली। निगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो निगेटिव इम्पैक्ट था, इट आल्सो हैड अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। जैसा हमने रवि की केस स्टडी में पढ़ा था, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स थे उन पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो इस बेहतर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा कैपिटल वाले कंपटीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाए। ड्यू टू कंपटीशन a large number of units had shut down and a lot of workers became jobless. नेक्स्ट निगेटिव इम्पैक्ट था आवर इंडस्ट्रीज वर। जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म की गई उस समय भारत में इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो मैनुअली ही हो रहा था। लेकिन जब एकदम से WTO की वजह से भारत के द्वार विदेशी कंपनियों के लिए ओपन हो गए तो वो तो बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आए, लेकिन भारतीयों के पास उस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज सर्वाइवल और मुश्किल हो गया। दे कुड नॉट फेस द वर्ल्ड कॉम्पिटिशन, और बहुत सारे भारतीय मैन्युफैक्चरर जो थे वो एट दैट टाइम वर्ल्ड कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए। हालांकि आज के टाइम पर, आज से 30 साल पहले नई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, तो आज के टाइम में 2020 में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने सीखा फॉरेन कंपनीज या फॉरेन टेक्नोलॉजी के बारे में, और अब आज के समय में हम वर्ल्ड कंपटीशन को फेस कर पा रहे हैं। पर एट दैट टाइम जब ये सब लागू हो रहा था तब भारतीय इंडस्ट्रीज़ इतना ज़्यादा कैपेबल कंपटीशन को फेस करने के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिवॉल्व्स, ये लास्ट पॉइंट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि जो भी आर्थिक सुधार किए गए भारत में, रिवॉल्व्स वो सभी घूम रहे थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के चारों तरफ। यानी मुख्य 3 चीज़ों पे फोकस किया गया, लिबरलाइजेशन पर, प्राइवेटाइजेशन पर एंड ग्लोबलाइजेशन पर। क्या है इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले
एक की पॉइंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। की पॉइंट स्ट्रक्चर में याद रखिएगा जो ग्रीन से पॉइंट हैं वो है पॉजिटिव इम्पैक्ट, और जो राइट साइड में रेड से पॉइंट हैं वो है निगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव पॉइंट से शुरू करते हैं। इंक्रीज्ड ट्रेड, ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड। जब व्यापार बढ़ा, एक ही प्रोडक्ट के लिए कई कंपनियां आ गईं, तो ग्राहकों के पास चुनने के अवसर या चुनने के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल थे। यानी कि एक ही प्रोडक्ट, जैसे हम टूथपेस्ट की बात करें, हमने आपको एग्जांपल दिया था, पहले सिर्फ कोलगेट और डाबर लाल दंत मंजन आता था, लेकिन जब फॉरेन कंपनीज आई, व्यापार बढ़ा, तो अब आप देखोगे तो कोलगेट में ही कितनी सारी वैरायटी आती हैं। ठीक है, सेंसिटिव टीथ के लिए, और ये नमक वाला दुनिया भर की चॉइसेस आने लगी हैं। तो अब कंज्यूमर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकता है जो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हो, क्वालिटी वाइज भी और प्राइस वाइज भी। सेकंड था ग्रेटर कंपटीशन, लोअर प्राइजेस। ना सिर्फ प्रोडक्ट की वैरायटियां बढ़ी बल्कि उनका प्राइस भी कम हुआ ग्रेटर कंपटीशन की वजह से। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए पहले जो वेस्टेज होता था उसे भी अब मिनिमाइज कर दिया गया, और अब लेबर हो या मशीन हो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम रखा जाता है जिससे प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। यानी चीज़ जितना कम से कम पैसे लगा कर हम बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है हमें उस पर उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट पॉजिटिव पॉइंट इसमें कह रहा है इंक्रीज्ड कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी। पैसा आया विदेश से यानी कैपिटल बढ़ा। लेबर मोबिलिटी यानी जो हमारे मजदूर थे, लेबर थे, वो अब एक ही जगह पर सीमित नहीं थे, वो अब मोबिलिटी मतलब गतिशील हो गए, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी काम करने लगे। ना सिर्फ भारत में बल्कि हम बात करें तो अब फॉरेन में भी इंडिया से लोग जाते हैं काम करने। देखा ही होगा आपने कितने सारे लोग पढ़ लिख कर फॉरेन जॉब करने के लिए चले जाते हैं, और ऐसा हमें विशेष रूप से देखने को मिला 1991 के बाद से। इसीलिए कहा भी जाता है कि 1991 से इंडिया में ब्रेन ड्रेन की, यानी कि जो विद्वान लोग हैं उनके बाहर चले जाने की गति बढ़ गई है। ठीक है, ये निगेटिव इम्पैक्ट भी है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोपोली, निगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहला टॉप राइट कॉर्नर से, मोनोपोली पावर ऑफ मल्टीनेशनल। मोनोपोली पावर का मतलब है जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी पहुंच ज़्यादा प्रोडक्शन फैक्टर्स तक होती है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज कर लेती हैं और उन्हीं का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से मोनोपोली यानी एकाधिकार हो जाता है मल्टीनेशनल कंपनियों का, क्योंकि वो कंपटीशन को ही रिमूव कर देती हैं। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो सेक्टर हमारे शिफ्ट हो रहे हैं या जो कंपनियां हमारी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं या बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से उनमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइड करना बहुत ईजियर हो गया है, क्यों? लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से। कैसे, इसको हम देखते हैं अब आगे। आगे की वीडियो में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हम माइंड मैप देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन का। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ध्यान से देख लीजिए। इतने सारे इम्पैक्ट या इतनी सारी होता है। पहला है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करते हैं, अकाउंटेबिलिटी, भरोसा। दूसरा है टेररिज्म। तीसरा है श्रिंकिंग वर्ल्ड। फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट विच इज़ कनेक्टिविटी। फोर्थ वन इज फ्री ट्रेड विच इज़ लिबरलाइजेशन अगेन। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एक्सचेंज। फोर्थ वन इज कैपिटलिज्म, पैसे वालों का दबदबा होना। मोनोपोली पावर, एकाधिकार होना, जैसा हमने अभी आपको बताया नेगेटिव इम्पैक्ट में। तीसरा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। नेक्स्ट है पॉवर्टी इंक्रीज, जो हमारा इकोनॉमिक गैप है, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इसके बाद ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ वन इज ब्रांड। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग, बाहर से चीज़ें या बाहर को इन्फॉर्मेशन जाना। ट्रेड वर्सेस एड, एडवर्टीजमेंट करना या व्यापार पर असर एडवर्टीजमेंट का। नेक्स्ट है रिकग्निशन, ब्रांड जब बनते हैं तो उनको अलग पहचान मिलती है। कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड यू, इन इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज इक्वलिटी इन इक्वलिटी, एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं का आपस में मिलना, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होना।
ठीक है, ये माइंड मैप है, इतने सारे इम्पैक्ट हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो हमने आपको बताया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, इट implies liberating the trade and industry from unwanted government control and restrictions। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है व्यापारियों को स्वतंत्र करना और सरकार के हस्तक्षेप और प्रतिबंधों को सीमित करना, यानी सरकार जो है वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा कंट्रोल ना रख कर उन्हें मुक्त कर दे व्यापार करने के लिए। The aim of liberalization is to free the large private sector from bureaucratic control। जो उद्देश्य था लिबरलाइजेशन का वह यह था कि प्राइवेट सेक्टर को एक बड़े हिस्से प्राइवेट सेक्टर के बड़े हिस्से को फ्री कर दिया जाए, यानी स्वतंत्र कर दिया जाए कि उसको कोई भी जवाब नहीं देना होगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, यानी प्रशासनिक अधिकारियों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा व्यापारियों के व्यापार करने के तरीके और उनके व्यापार में। लिबरलाइजेशन लीड्स टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन जो है वह बढ़ाता है मार्केट ओरिएंटेड, यानी सिर्फ बाजार पर केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं को। डिटेल से समझते हैं इसे। लिबरलाइजेशन इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। लिबरलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसका मीनिंग बहुत ही विस्तृत है। दैट यूजली रिफर्स, जिसको अगर हम संक्षेप में समझें तो इसका मतलब होता है फीवर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सरकारी नियम कानून बहुत कम होंगे, एंड रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध बहुत कम होंगे, इन द इकोनॉमी इन एक्सचेंज फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटाइटीज़, यानी प्राइवेट एंटाइटीज़ जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम किए जाएंगे। इस लाइन का सिंपल सा ये मीनिंग है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जितने कम होंगे, बदले में हमें प्राइवेट फर्म्स का पार्टिसिपेशन व्यापार में उतना ही ज़्यादा, अर्थव्यवस्था में उतना ही ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द रिलैक्सेशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पिछली सरकारों ने प्रतिबंध लगाए हैं व्यापार पर, उसमें छूट दी जाएगी, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यूजली इन एरिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और यह सब होगा मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक नीतियों के द्वारा। व्हेन गवर्नमेंट लिबरलाइज्ड ट्रेड, जब भी कभी कोई सरकार व्यापार को लिबरलाइज्ड यानी स्वतंत्र करती है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है इट हैज़ रिमूव्ड द टैरिफ, कि सरकार ने कर हटा दिया है, सब्सिडीज़ एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, सब्सिडीज़ यानी जो छूट मिल रही थी जनता को उसे हटा दिया है जिससे कि प्रोडक्ट हायर प्राइस पर बिक सके, एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, और दूसरे प्रतिबंधों को भी हटा दिया गया है, ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द कंट्रीज़, चीज़ों और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने जाने पर। अगर हम लिबरलाइजेशन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से आने वाली कंपनियों को स्वतंत्रता किस तरह से प्रदान की गई है। अगर हम 1991 यानी कि प्री इंडस्ट्रियल, जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म नहीं हुआ था, उससे पहले की बात करें तो सिर्फ एफडीआई सिलेक्टिवली अलाउड था अप टू 40%, यानी केवल कुछ क्षेत्रों में एफडीआई अलाउ था, वो भी केवल 40% तक। ठीक है, लेकिन जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म हुई तो एकदम से विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने का अवसर प्रदान किया गया और एफडीआई 51% तक अलाउ कर दिया गया, और वो भी 35 प्रायोरिटी सेक्टर्स में, यानी 35 ऐसे सेक्टर्स जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है लोगों को, या जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है देश की अर्थव्यवस्था में। ऐसे 35 सेक्टर्स में 51% तक एफडीआई अलाउ कर दिया गया, यानी विदेशी कंपनियां अब 51% तक हिस्सेदारी रख सकती थीं। इसके बाद 1997 यानी 6 साल के अंदर ही कुछ सेक्टर्स में 100% अलाउ कर दिया गया एफडीआई, यानी विदेश से आने वाली कंपनियां भारत में व्यापार करेंगी और उस व्यापार पर या उस कंपनी पर पूरी तरह से विदेशी कंपनियों का हक होगा।
और 111 सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें 74, 51 या 50% तक एफडीआई अलाउ कर दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 2000 की, यानी आज से 20 साल पहले एफडीआई जो है वो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में 100% अलाउ कर दिया गया था। ओनली अ स्मॉल नेगेटिव लिस्ट, केवल कुछ ही लिस्ट बची थी या केवल कुछ ही क्षेत्र बचे थे, जैसे डिफेंस हो गया, जहाँ पर एफडीआई को अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन 2000 में भी बीजेपी की सरकार थी और जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में फिर से आई, हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में एफडीआई को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इवन डिफेंस में भी 70% से ज़्यादा का एफडीआई इस समय कर दिया गया है। तो ये आपने देखा किस तरह से 1991 के बाद से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ही गया है लगातार, यानी विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश करने के लिए और ज़्यादा फ्री होती गई हैं, उन्हें और ज़्यादा छूट प्रदान की गई है, उनके लिए नियम सरल कर दिए गए हैं, टैक्सेस कम कर दिए गए हैं, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में आकर ईजिली व्यापार कर सकें। और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। 2001 में सिर्फ एक ही बड़ी गाड़ी आती थी, मारुति स्टीम या 800 जैसी, और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो भारत में स्वनिर्मित, यानी कि विदेश से आने वाली कंपनियों द्वारा टेक्नोलॉजी हमने सीखी और भारत में अब खुद ही हम वर्ल्ड क्लास व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। एक और बेसिक एग्जांपल आपको बताते हैं। 2010 में जो हमारी यूरिया है, किसानों के लिए जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, वो हमारा लगभग 500 से 600 रुपए तक पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसका प्राइस रिड्यूस होकर 300 से 400 के बीच में आ गया है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो एफडीआई की वजह से मिले हैं देश को। लेकिन लिबरलाइजेशन के कुछ नुकसान भी हैं जो हम आगे देखेंगे। पहले हम समझते हैं किस तरह से लिबरलाइजेशन ने हेल्प की है देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो हमने संस्थागत सुधार किए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उसके बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी, हमने बाजार को स्वतंत्र किया व्यापार करने के लिए। स्वतंत्र कैसे किया? रिस्ट्रिक्शंस या टैरिफ्स को रिड्यूस करके या रिमूव करके। और उसके बाद लिबरलाइजेशन की वजह से हम लोगों को स्पेशलाइजेशन एंड इफ़िशियंसी मिल गई, क्योंकि अब फ्री हो गई थी मार्केट, जिसकी वजह से हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी इजीली मिलने लगी और हमने स्पेशलाइजेशन और इफ़िशियंसी दोनों को अचीव कर लिया। जब स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी दोनों ही आ गई तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमने क्या किया? एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जब एक्सपोर्ट हम करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा का भंडार या विदेशों से प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ और हमारा रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट बढ़ा, जिसकी वजह से हमने अपना कर्जा चुकाया और दूसरों को भी लोन दिया, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आया और हमने फिर से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किए और ये साइकिल कंटिन्यू हो गई। लेकिन अगर हम ट्रेड लिबरलाइजेशन ना करते तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के बाद हमें एक्सटर्नल कंपटीशन फेस करना पड़ता। लोकल और मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिमिनिश हो जाएंगी। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड गुड, जिसकी वजह से हमें सिर्फ बाहर से आने वाले सामान पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। प्लस जिसकी वजह से अगर सिर्फ बाहर से ही सामान आ रहा है, लोकल और स्केल की इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से डिमिनिश हो गई, तो सिर्फ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हम एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेड डिफिसिट होगा। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? जब हम बेचते कम हैं और खरीदते ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि जब हम विदेशों से सामान ज़्यादा खरीदते हैं और विदेशों को बेचते कम है, तब इसे ट्रेड डिफिसिट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस इसका उल्टा क्या होता है जान लीजिए। ट्रेड सरप्लस होता है जब हम विदेशों को बेचते ज़्यादा हैं और विदेशों से खरीदते कम हैं, तब हमें व्यापार में मुनाफा होता है और उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। लेकिन जब व्यापार में घाटा होता है तब उसे ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। सिंपल सा है, जो हम विदेशों को बेचते हैं उससे ज़्यादा हम उनसे खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमें व्यापार में घाटा या ट्रेड डिफिसिट होता है, जिसकी वजह से अब हमें उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो हमें उधार लेना पड़ेगा और हम पर डेप्ट चढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे और इस तरह से बिना ट्रेड लिबरलाइजेशन के देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगेगी। ठीक है, तो ये तो था बेनिफिट ट्रेड लिबरलाइजेशन का। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके नुकसान भी अभी हम लोग आगे देखेंगे।
इससे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? It refers to any process that reduces the participation of the public sector in economic activities of a country. प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप या सरकारी गतिविधियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। सपोज इस टाइम गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन सरकार क्या करे, टोटल एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दे और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का जो योगदान है या भागीदारी है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री, देश की आर्थिक गतिविधियों में रिड्यूसेस, कम हो जाएं। यानी कि अगर सपोज एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अब स्कूल्स वगैरह नहीं चलाएगी और स्कूल जितने भी होंगे वो सब अब प्राइवेट ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, गवर्नमेंट जब किसी काम को या किसी सेक्टर में काम करना बंद कर देती है और सारे काम जो है उस सेक्टर के किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है तो इसे कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता होगा इस बीजेपी गवर्नमेंट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नाउ प्राइवेटाइज्ड। जैसे हम बात करें तो रेलवे अभी तक वो उद्यम था जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता था। ठीक है, लेकिन अब इसको भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर देना शुरू किया गया है मतलब कुछ पार्ट में जो है प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी दे दी गई है। ठीक है, ये आप लोग न्यूज़ अगर देख रहे होगे तो आपको पता होगा, तो आपको प्राइवेटाइजेशन समझना आसान है कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो काम गवर्नमेंट खुद ना करके उनका हक, उनका जो ओनरशिप है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दें, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेटाइजेशन। ये हमें इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या है। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। प्राइवेटाइजेशन का मीन है कि हम मालिकाना हक जो है वो दे देते हैं मैनेजमेंट या किसी चीज़ को मैनेज करने का, या मालिकाना हक और कंट्रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर से लेकर किसे दे देते हैं, टू द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी निजीकरण कर देते हैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी को जिसका देश के प्रति और लोगों की सुविधाओं के प्रति कोई दायित्व नहीं है। प्राइवेट सेक्टर, हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, टू अर्न प्रॉफिट, जबकि पब्लिक सेक्टर यानी सरकार का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी काम को करने का, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। अगर हर चीज़ प्राइवेटाइज हो जाएगी तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगी, ना कि लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, चीज़ें महंगी होना भी इसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरा है, इट इम्प्लाइज ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण भूमिका या बड़ी भूमिका रहेगी देश की आर्थिक गतिविधियों में, यानी देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पैसे के लेन देन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सभी किसके अधिकार या किसके कंट्रोल में चली जाएंगी, किसी न किसी प्राइवेट कंपनी के। ठीक है, इट कैन बी डन इन 2 ways। प्राइवेटाइजेशन 2 तरह से किया जा सकता है। पहला है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। सरकार जो है वो मालिकाना हक या तो बेच दे, जैसे आपको पता होगा लखनऊ का हवाई अड्डा जो है उसे भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इसके अलावा 16 स्टेशंस हैं रेलवे के जिनको प्राइवेटाइज किया गया है। इसके अलावा LIC के कुछ शेयर बेचे जा रहे हैं और भी कई चीज़ें हैं जो इस गवर्नमेंट में प्राइवेटाइज की गई हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ओनरशिप, जो हक है, मालिकाना हक है, वो किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। सरकार जो है अब काम नहीं करेगी बल्कि उसकी जगह प्राइवेट कंपनी काम करेगी। ठीक है, या मैनेजमेंट हमने संभालने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। ठीक है, सरकार जब काम करती है तो प्रॉफिट नहीं कमाती है बल्कि अपने पास से पैसे लगा के जनता की भलाई के लिए काम करती है, जबकि प्राइवेट कंपनी जनता की भलाई बाद में देखती है, पहले अपना प्रॉफिट देखती हैं, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, उसका फेयर कितना महंगा है, जबकि उसी जगह सरकारी ट्रेनें चलती हैं जैसे राजधानी हो गई। ठीक है, उसका टिकट कितना सस्ता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा पॉइंट, हाउ कैन वी प्राइवेटाइज या हाउ कैन गवर्नमेंट प्राइवेटाइज थिंग्स। सेकंड पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी। ठीक है, जैसा हमने अभी आपको बताया, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक सेक्टर का किया जाता है जब कुछ पार्ट या कुछ शेयर उसके बेच दिए जाते हैं किसी पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, तब इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। लिखा क्या है वो पढ़ लीजिए। इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूज टू द पब्लिक, दिस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट होता है जब हम कुछ पैसा खर्च करते हैं और बदले में हमें पैसा बढ़ के मिलता है, जबकि डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब हम पैसा खर्च करते हैं और पैसा और कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन अफेक्ट्स एक्सपोर्ट थ्रू डिफरेंट चैनल्स। कुछ फ़ायदे भी हैं प्राइवेटाइजेशन के, अदरवाइज गवर्नमेंट प्राइवेटाइज क्यों करें। प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा सबसे पहले देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन जब भी किया जाता है किसी सेक्टर का तो प्रोडक्टिविटी 3.3% तक बढ़ती है। ठीक है, जबकि एम्प्लॉयमेंट 2.8% तक बढ़ता है और चेंजेस इन फर्म्स एटीट्यूड अबाउट रिस्क एंड प्रॉफिट, ये भी चेंज होता है। यानी कोई भी कंपनी जिसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसकी रिस्क लेने के प्रति जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है, उसकी प्रॉफिट कमाने की जो इच्छा है वो भी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो उससे हमने देखा है कि 0.053% प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे 2.1% तक ज़्यादा। और जब एटीट्यूड आएगा जब आपके अंदर विचार आएगा रिस्क लेने का और प्रॉफिट कमाने का, तो भी आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 2.1% तक बढ़ेगी एक्सपोर्ट की, क्योंकि आप उत्पादन ज़्यादा करोगे। और जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसा आएगा और फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट और फर्म का एटीट्यूड टूवर्ड्स टेकिंग रिस्क एंड प्रॉफिट चेंज होता है। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे हैं प्राइवेटाइजेशन के, बट इसके डिसएडवांटेज और भी ज़्यादा हैं। प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेज, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, प्राइवेटाइजेशन इनकरेजेस मोनोपोली। प्राइवेटाइजेशन की वजह से मोनोपोली यानी एकाधिकार, एक कंपनी जो पैसे वाली है, जो पूंजीपति हैं, उसका अधिकार होने का या उसी का ही अधिकार रह जाएगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। जैसे हम इस समय इंडिया में देख रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर में किस कंपनी का सिम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है या किस कंपनी का सिम हर घर में आपको देखने को। पावर इन द हैंड्स ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस, जो शक्ति होती है वह कुछ बड़े पूंजीपति या उद्योगपति घरानों के पास सीमित रह जाती है। दो ही नाम सुनने को आपको मिलते हैं इस समय, एक अंबानी और दूसरा अडानी। एंड दस ग्रेटर डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, और यही वजह होती है जिसकी वजह से ग्रेटर डिस्पैरिटीज़, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है आय में और संपत्ति में। अंबानी के बारे में आपको सबको पता ही होगा, भारत के सबसे अमीर और दुनिया के 5वें-6ठे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन सेम टाइम पर अगर हम देखें तो भारत में कितने सारे लोग हैं जो एवरेज पर कैपिटा इनकम से बिलो हैं। और आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है कि लगभग 26 से 30 करोड़ लोग हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए अनाज भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट इन लोपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। इस पॉइंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से सिर्फ कुछ ही प्रकार के इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो ऐसा भी पॉसिबल है, यानी सभी उद्योगों का विकास होगा ऐसा संभव नहीं है। जिस उद्योग में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा वह उसी उद्योग को प्रमोट या फ्लोरिश करेगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन नॉट मीट सम ऑफ द वाइटल टास्क। जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे ऑब्वियस सी बात है उनके रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जबकि पब्लिक यानी गवर्नमेंट के रिसोर्स ज़्यादा होते हैं किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर जो है वो रिमोट एरियाज़ में या बॉर्डर एरियाज़ में भी काम करता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्स सीमित होते हैं, जिसकी वजह से वह कैन नॉट मीट सम ऑफ द वाइटल टास्क, वह कुछ बड़े कार्यों को कभी भी पूरा
नहीं कर पाएगा, विच अल्टर द वेरी कैरेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और ऐसे बड़े कार्य जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र ही या देश की अर्थव्यवस्था का प्रकार ही बदल सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इस टाइम अगर हम बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है कि बॉर्डर भारत की सीमा से मेन हाईवेज या भारत की सीमा पर रोड्स को बिल्डअप करना, जिससे कि डिफेंस टाइम पे या वॉर टाइम पे फ़ायदा मिले सेना को। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बॉर्डर रोड्स को क्यों डेवलप करेगी, जबकि वहाँ पर लोग ही इतने ज़्यादा चलने के लिए नहीं हैं, तो उसे टैक्स कैसे मिलेगा। तो कोई भी प्राइवेट फर्म ऐसी जगह पर रोड बिल्ड करेगी, ऐसी जगह पर मोबाइल का टावर लगाएगी जहाँ पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर मिलें, जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो रिमोट एरियाज़ में या ऐसे बॉर्डर एरियाज़ में इन्वेस्ट क्यों करेगी जहाँ से उसे रिटर्न ही ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी होगी कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो पब्लिक ही रहें तभी देश का फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्राइवेट सेक्टर में नॉट अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस पॉइंट, पब्लिक सेक्टर काम करता है सोशल जस्टिस और जनता की भलाई के लिए, यानी सभी के विकास के लिए, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है ऐसे सिद्धांतों को नहीं मानता है। उसका सिर्फ उद्देश्य है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के पास मोरालिटी भी होगी ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हो अच्छी बात है, पर होगी ही ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत है। जबकि पब्लिक सेक्टर को जवाब देना होता है जनता को, इसलिए उसको मोरालिटी केप्ट करनी ही पड़ती है, ऐसा कह सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आज का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ आपसे पूछ देता है इस एब्रीविएशन का फुल फॉर्म। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। The SEZ bill was passed by Parliament in 2005। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कानून है ये पास हुआ था 2005 में, बनकर तैयार हुआ था। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर वेरी अट्रैक्टिव फिस्कल, ये जो कानून है ये प्रदान करता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली पैसे से जुड़े हुए पॉलिसीज़ या लाभ को, और टैक्स कंसेशन, कर में छूट प्रदान करता है किसको, फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, जो भी निर्माण करता हैं उन सबको, जो भी मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स हैं उनको टैक्स में छूट प्रदान करता है और बहुत ही ज़्यादा पैसे से जुड़े हुए लाभ को कमाने का आकर्षण देता है। द एक्ट रिलेट टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउस जोन्स। इस एक्ट की वजह से फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार के लिए जगह स्थापित की गई हैं, और साथ ही साथ वेयर हाउस जहां पर चीज़ें स्टोर करके रखी जा सकें उनकी स्थापना भी की गई है। किस लिए, टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम विश्व में हो रहे व्यापार का मुकाबला कर सकें और वर्ल्ड क्लास ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचनाओं को बना सकें, जिससे हमें व्यापार और ज़्यादा बढ़ाने में या व्यापार में और ज़्यादा फ़ायदा हो। समझते हैं इसे और डिटेल में। व्हाट इज़ SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ अ जोग्राफिकल रीजन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वह एक भौगोलिक क्षेत्र होता है दैट इज़ डिज़ाइंड, जिसको इस प्रकार से बनाया गया है टू एक्सपोर्ट गुड, कि वहाँ पर चीज़ों का उत्पादन करके बाहर भेजा जा सके, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और चीज़ों का उत्पादन होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में या शहर में किसी एक विशेष तरह की कंपनियों को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है SEZs आर एग्जम्प्ट फ्रॉम फेडरल लॉज रिगार्डिंग टैक्सेस। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वहाँ पर संघीय कानून और टैक्स से जुड़े हुए जो हैं उनसे छूट मिली होती है व्यापार करने में। यानी जैसे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में है, अगर यहाँ पर जाकर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हो तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स में छूट
मिलेगी। ठीक है, एफडीआई बैन्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जो विदेश से आने वाली कंपनियां हैं उनमें और जो आप यहाँ पर लगा रहे हो कंपनी, उनमें नियमों में अंतर रहेगा, आपके लिए छूट ज़्यादा रहेगी। लेबर लॉज, जो वर्कर्स हैं वो कानून अलग होंगे। एंड अदर रिस्ट्रिक्टिव लॉज इन ऑर्डर टू मेक, और भी दूसरे प्रतिबंध वाले कानून होंगे। किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक द गुड्स मैन्युफैक्चरर इन द SEZ एट अ ग्लोबली कम्पिटिटिव प्राइस, इसलिए जिससे कि जो गुड मैन्युफैक्चरर, जो चीज़ों के निर्माण करता, प्रोड्यूसर हैं, जो कंपनियां वहाँ पर चीज़ें बना रही हैं SEZ में, वो compete कर सकें एट ग्लोबली, विश्व में जो दूसरी चीज़, जो दूसरी कंपनियां उसी प्रोडक्ट को बना रही हैं उनके प्राइस से। यानी कि एग्जाम्पल इसका समझिएगा स्टूडेंट्स, सपोज कोई प्लांट भारत की कंपनी लगाती है नोएडा में मोबाइल बनाने के लिए, ठीक है, तो उससे छूट दी जाएगी कई प्रकार से, टैक्स में या हम कहें लेबर लॉज में, वो लेबर्स को कम इंसेंटिव देकर ज़्यादा काम करा सकती है ऐसे लॉज में, जिससे जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो उस कंपनी का, उसका दाम जो है उतना कम रहे कि वह कंपटीशन कर पाए दूसरे देशों में बन रहे मोबाइल फ़ोन्स के प्राइस से। ठीक है, यानी भारत में या SEZ में चीज़ों के दाम उतने कम रहें जिससे कि वह ईज़िली सेल हो पाएँ और प्रॉफिट ज़्यादा दे पाएँ। SEZ इन इंडिया, अगर हम भारत में बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ओरिजिन यानी शुरुआत कैसे होती है ये देखते हैं। द कॉन्सेप्ट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिम पॉलिसी बाय मुरसोली मारन, the then commerce minister, after his tour to southern province of China in the year 2000। सन 2000 में जो कॉमर्स मिनिस्टर थे मुरसोली मारन जी, वो साउथ चाइना जाते हैं टूर पे और वहाँ से वो सीख के आते हैं SEZ के बारे में, और SEZ एक्ट बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाता है 2005 में, और ये पास भी हो जाता है 2005 में। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट, और यह कानून जो है लागू होता है फरवरी 2006 में, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द SEZ रूल, और इसके जो नियम थे वह भी इसके साथ लागू हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अतिरिक्त ज्ञान था, आपके सिलेबस में नहीं है ये। एडवांटेजेस क्या हैं SEZ के? SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लाभ देखिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चूँकि एक विशेष जगह पर आपको बेटर टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें उसी एक चीज़ से रिलेटेड मिलती हैं, इस वजह से ग्रोथ करना और डेवलप होना आसान है, क्योंकि वहाँ पर उस चीज़ के बारे में विशेष जानकारी ईजिली मिल जाती है। इट अट्रैक्ट्स FDI, जब आप डेवलप होते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन से भी कंपनियां आती हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसानी से मिलता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट। अभी हमने आपको बताया किसी एक विशेष क्षेत्र में जब हम प्रमोट कर रहे हैं किसी एक विशेष चीज़ को, तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी व्यापार करने जाएगा वो एक्सपोज होगा, यानी वो संपर्क में आएगा बेहतर टेक्नोलॉजी के, और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाज़ारों के भी बेहतर टेक्नोलॉजी, और वहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं दूसरे देशों में, उन बाज़ारों तक, उन देशों तक पहुँच भी बढ़ती है जो भी SEZ में व्यापार करने जाता है या SEZ में ट्रेड करता है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन GDP। जब व्यापार ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी चीज़ों और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनका मूल्य। किसी भी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वह क्या कहलाता है? GDP। ये बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो GDP बढ़ेगा, एंड इकोनॉमिक मॉडल और आर्थिक संरचना या आर्थिक ढांचा भी मजबूत होता है। लास्ट एडवांटेज है इसका, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड। ऑब्वियसली बात है अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हमें लेबर ज़्यादा चाहिए होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग जो है
ग्रेजुएशन करते हैं और ट्वेल्थ करते हैं, और उसके बाद जितनी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं जैसे बेंगलोर, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, यहाँ पर चले जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, SEZ के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। द रूल केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 फरवरी 2006। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे SEZ के? जनरेशन ऑफ एडिशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उत्पन्न किया जा सके और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों। सेकंड पॉइंट था प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट यानी दूसरे देश भेजा जा सके। थर्ड पॉइंट वाज प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि जो भारत की कंपनियां हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट किया जा सके। बेहतर टेक्नोलॉजी सीखें, दूसरे देशों से व्यापार करें और फिर दूसरे देश में जाकर व्यापार करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो हमने सबसे पहले आपको बताया, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा लेबर ज़रूरत होगी, और ज़्यादा लेबर यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। लास्ट पॉइंट कह रहा है SEZ का ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ देखो, अब स्टूडेंट्स, पूरे देश में हम जनरेटर लगा के लाइट पहुंचा दें, उससे तो सरल है ना कि किसी एक स्टेट के किसी एक सिटी को हम ज़्यादा डेवलप कर लें। सपोज़ हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप करना है तो पूरे देश में हम टावर लगाएं, पूरे देश में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाएं, ऐसा पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए हमें पहले क्या करना है, किसी एक शहर को टारगेट किया हमने, वहाँ पर हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई उस सेक्टर या उस चीज़ से रिलेटेड, और उस शहर में या उस जगह पर हमने उस सेक्टर को डेवलप होने दिया। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, जो मूलभूत सुविधाएं हैं विकास के लिए, वो पूरे देश में एक साथ पहुंच जाएं, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन किसी एक शहर में, किसी एक जगह पर हम मूलभूत सुविधाएं किसी एक सेक्टर या विकास के लिए पहुंचा दें, ये पॉसिबल है। और वही जब किया जाता है तो उसे SEZ कहा गया। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या थे SEZ के इंडिया में? जितने एडवांटेज हैं उससे ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के इंडिया में। क्या है, सबसे पहले देखते हैं। फार्मर्स विल बी लैंडलेस। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई भी चीज़ हम देश में बाहर से मंगा सकते हैं कम कीमत पर, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से सरकार का नियंत्रण भी नहीं रह गया है प्राइवेट कंपनियों पर, जिसकी वजह से फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस हो रहे हैं। ठीक है, जो किसानों की ज़मीन है वो उनसे अधिग्रहित करके ली जा रही है। सरकारी प्रोजेक्ट्स में हम कह लें या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से फार्मर्स की ज़मीन जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सेकंड है इंक्रीज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। बाकी एरियाज़ में जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे जिनकी जॉब कंपटीशन सर्वाइव ना कर पाने की वजह से जा रही थी, उनकी संख्या कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इज़ इन रिस्क। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसकी जो हमने अभी आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, वो कंपटीशन का सामना ही नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंट यानी अस्तित्व ही अब खतरे में आ गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, बुंदेलखंड एक जगह है, अगर आपने सुना हो, यूपी में, जहाँ पर बुनकरों को बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। ठीक है, सूखा ग्रसित रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहाँ पर हाथ से मैनुअली वर्क करने वाले जो बुनकर थे वो लगभग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। उनके लिए सरकार योजनाएं तो बहुत सारी चलाती है, लेकिन बिकॉज ऑफ मशीन मेड गुड्स उनका हैंडमेड गुड जो है वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, इसी तरह के और भी एग्जांपल हैं। जैसे आपको पता ही होगा, सिल्क जो है वो हम लोग चाइना से कर रहे थे अभी तक इंपोर्ट, अब आत्मनिर्भर भारत की वजह से कुछ कम किया गया है। अगरबत्तियाँ जो हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट हो रही थी अभी तक, लेकिन अभी MSME यानी सूक्ष्म और लघु उद्योग जो है उसने इसको भी भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रयास करना शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हम बात करें कि विदेशी कंपनियों के आने की वजह से भारत में एक्सटेंट हो गए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है द एग्रीकल्चरल सेक्टर विल बी निग्लेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, कौन खेती करना चाहेगा। अगर कोई भी आप लोगों में से कोई भी गांव से बिलोंग करता होगा तो उसने देखा होगा गांव के लोग काम करने के लिए शहर माइग्रेट हो जाते हैं, और कोई भी वर्कर या कोई भी इंसान एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना नहीं चाहता है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, प्रॉफिट कंपेरेटिवली बहुत कम है। इसीलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो फिफ्थ है हमारा लॉस्ट रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट फॉर टैक्स फ्री फैसिलिटीज। लॉस्ट रेवेन्यू का मतलब है मुनाफा जो हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है, उसमें नुकसान होता है सरकार को, क्योंकि वो टैक्स फ्री फैसिलिटी दे रही है। अगर वो ट्रेड बैरियर कम कर रही है, ऑब्वियसली बात है टैक्स कम कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अलावा जो गरीब किसान वगैरह हैं उनको सब्सिडी भी देनी रहती है, ठीक है। तो हर तरह से देखें तो सरकार पे बोझ बढ़ता है और सरकार जो है उसको प्रॉफिट होना कम हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, कैपिटलिज्म विल टेक बर्थ। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। जो पैसे वाले लोग हैं इन्हीं लोगों का बोलबाला रहेगा, और यही लोग जो है कंट्रोल करेंगे देश की इकोनॉमी को, यानी कि पूंजीवाद का जन्म होगा, कैपिटलिज्म विल बॉर्न। सेवेंथ पॉइंट है डिसएडवांटेज है नो रूल्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी नियम नहीं है। हालांकि नियम तो बहुत सारे हैं पर फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था लिबरलाइजेशन में व्यापार पर सरकार के रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस सीमित हो जाते हैं। एट्थ पॉइंट कह रहा है इंक्रीज इन फाइनेंशियल डिसइक्विलिब्रियम। ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जितनी ज़्यादा होगी उस देश को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अमीर जितना अमीर है, गरीब उतना ही ज़्यादा गरीब है, और अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो जितना ज़्यादा होगा वह देश के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और आप देख रहे होंगे जो पैसे वाले लोग हैं वो और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुन रहा है, और गरीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में 40 करोड़ जनधन खाता, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, गरीब लोगों का खोला जाता है, ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट से, और इनकी संख्या देश में लगभग 40 करोड़ पहुंच गई है। यानी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट बैलेंस जो है वो जीरो से ओपन हुआ था, और सरकार उनमें जो है 500 रुपये, 1000 रुपये सब्सिडी भेजती है। तो इतने सारे गरीब हैं और इतना सारा बर्डन सरकार पर है इन लोगों को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दूर करने का। इन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करके या सब्सिडी प्रोवाइड करके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसको कम करा जाए, ऐसा सरकार प्रयास करती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी को फ्री में पैसा दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो खर्च करेगा। तो ये भी दिक्कत है। इसके बाद 9th पॉइंट है इम्बैलेंस इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में असंतुलन। ये तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, दुनिया भर की परियोजनाएं चलती रहती हैं। महानदी के किनारे 2 करोड़ 1 करोड़ पौधे लगाए गए साफ़ करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, पर इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है, इतना ज़्यादा पर्यावरण में अस्थिरता है, असंतुलन है कि बहुत सारी प्रजातियां या बहुत सारी स्पीसीज़ प्लांट्स और एनिमल की एक्सटेंट होने की कगार पर आ गई हैं। नेक्स्ट है हमारा, और ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन भी इंक्रीज़ करता है, इम्बैलेंस भी कॉज करता है। लास्ट वन इज़ नो प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। अभी हमने आपको बताया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अलग तरह के लेबर लॉज काम करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स के पास राइट्स ज़्यादा होते हैं, वर्कर्स के पास राइट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी एट्सेट्रा वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, और ये आपका पूरा वीडियो था जिसमें हमने 4 टॉपिक आज कवर किए हैं। 4 टॉपिक कौन कौन से स्टूडेंट्स?
पहला है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमने आज कवर किया है लिबरलाइजेशन, थर्ड प्राइवेटाइजेशन और फोर्थ वन इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पूरा वीडियो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो भी चीज़ें बची हैं इस चैप्टर की वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।